नमस्कार। जवाब देना पड़ेगा, आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस तो न जाने कितने बन चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि महिलाओं की स्थिति कितनी बेहतर हो पाई है। समाज में महिलाओं की भूमिका क्या है, देश में महिलाओं की भूमिका क्या है, महिलाएं आज कितना आगे बढ़ पाई हैं और महिला आगे कितनी और तरक्की कर पाएंगी, इस दिशा में कितने कदम बढ़ चुके हैं। ये एक बड़ा सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मकसद सिर्फ विश कर देना नहीं है, बल्कि महिलाओं को वाकई आगे बढ़ाना है, उनका सम्मान एक बड़ा विषय है। अब एक तरफ अगर सरकार की बात करें तो सरकार की कई योजनाएं हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार चल रही हैं, महिलाओं की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लगातार चल रही हैं। लेकिन सामाजिक तौर पर आज महिलाएं कितना तरक्की कर पाई हैं, तो देखिए सबसे पहले शुरुआत सरकार की योजनाओं से करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत में मिलता है मुफ्त राशन, जिससे जो हमारी महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, उनके ऊपर भार पड़ता है कम, क्योंकि रसोई का पूरा बजट होता है उनके हाथों में और परिवार के हर एक शख्स तक अन्न का दाना पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है महिलाओं को। तो गरीब कल्याण योजनाओं के तहत में गरीब महिलाओं को अनाज मिला। लखपति दीदी योजना, जिसके जरिए जो महिलाएं हैं वो अब कैसे काम कर सकती हैं, वो कैसे लखपति बन सकती हैं, वो कैसे व्यापार के क्षेत्र में और बेहतर कर सकती हैं। अब उनके पास भी मौका होगा कि वो रोजगार ले नहीं बल्कि वो रोजगार देने वाली भी बन पाए। अब आज की अगर बात करते हैं तो महिला दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने गिफ्ट दिया महिलाओं को। वो लिखते हैं उज्ज्वला योजना के साथ साथ 100 रुपए पहले सिलेंडर पर कम किए जाते हैं। अब क्योंकि महिलाओं की बात हो रही तो कौन कौन सी सरकार की योजनाएं हैं। उज्ज्वला योजना है जिस पर सब्सिडी 1 साल के लिए बढ़ गई। उज्ज्वला योजना पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलती है, इसको 100 रुपए और बढ़ाएगा। 31 जनवरी 2025 तक योजना पर सब्सिडी जारी रहेगी। लाभार्थी को सिलेंडर की कीमत महज 603 रुपए पड़ती है। अब जैसा जिक्र किया कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो एलपीजी सिलेंडर है वो 100 रुपए और सस्ता हुआ। अब बात करें घरेलू गैस सिलेंडर के दाम की, कटौती हुई इसके अंदर। एलपीजी सिलेंडर के दाम में 100 रुपए कम हुई, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। अब 903 की जगह 803 रुपए कीमत होगी। मुंबई में एलपीजी की कीमत 802 रुपए 50 पैसे, पटना में सिलेंडर की कीमत होगी 901 रुपए। रक्षाबंधन पर 200 रुपए की कटौती की गई थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार ने क्या क्या काम किया। अब बात करते हैं राजनीतिक तौर पर महिलाएं कितना आगे बढ़ पाई हैं। तो देखिए राजनीतिक तौर पर अगर हम बात करते हैं तो अभी तक 1951 से लेकर अगर अभी तक की बात करते हैं तो लगभग ये मानकर चलिए कि अब 11% का इजाफा और हो पाया महिलाओं की स्थिति में। और एक सवाल ये भी बना हुआ है कि अब क्योंकि नारी वंदन आपने बिल देख लिया, जिसके जरिए महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलेगा और उसमें जो महिलाओं की भागीदारी राजनीति में वो बढ़ेगी। तो महिलाओं को मोदी सरकार में कई सौगातें मिली, जिनमें बड़ी योजनाएं हैं। उज्ज्वला योजना, शौचालय, महिला आरक्षण और यहाँ पर इसके अलावा सेविंग सर्टिफिकेट, सेना में परमानेंट कमीशन, मैटरनिटी लीव को बढ़ा दिया, 26 हफ्ते कर दिया गया। तो ये सरकार के प्रयास हैं। अब बात हो रही है कि भारत की बेटी कैसे सशक्त हो रही है। तो देखिए जिक्र करते हैं राजनीति का। जैसे मैंने जिक्र किया 1951 की बात करते तो लोकसभा के अंदर उस वक्त में 22 महिला सांसद की कुल हिस्सेदारी हिसाब से अगर देखा जाए तो महज 5%। 2014 में यही सांसदों की संख्या में कुछ इजाफा हुआ, 62 महिला सांसद हुई, कुल हिस्सेदारी हो गई 11%। अब बात करते हैं 2019 की, तो 78 महिला सांसद सदन में पहुंची। फिर अब 2024 की बारी है, लोकसभा चुनाव का इंतजार है। 33% आरक्षण का बिल पास हो चुका है, लेकिन अभी आप जानते हैं कि इसके लागू होने में थोड़ा वक्त है। अब बात करते हैं सेना की, तो थल सेना में जनवरी 2023 तक मेडिकल डेंटल कोर के अलावा 1733 महिला सैन्य अधिकारी और 100 अन्य रैंक की अधिकारी। अब हमारे साथ में आज अलग अलग क्षेत्रों से महिलाएं जुड़ रही हैं जो अपने क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति पर बात करेंगी। दीपा मलिक एक जाना माना नाम है और सभी बखूबी उनको जानते हैं, पहचानते हैं, और महिलाओं के लिए कैसे उन्होंने कार्य किया, कैसे वो एक बड़ी प्रेरणा बनी है, उनके सफर के बारे में बात करेंगे। दीपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर, क्योंकि आपने कई महिलाओं के लिए प्रेरणादायी स्थिति बनाई। आज आप जिस मुकाम पर हैं, आपको देखकर न जाने कितनी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। मैं चाहूंगी कि आज आप अपने सफर पर भी थोड़ी सी बात करें कि जब आपने शुरुआत की तो किस किस तरह के चैलेंजेस रहे और आज मौजूदा स्थिति में क्या हालात बदल पाए। देखिए, आज से जब पहली बार मेरे को दिव्यांगता आई तो 1975 का समय था। 1975 से 1979 तक मैं नहीं चल पाई थी। तब भी मैंने देखा कि एक दिव्यांग बच्ची की ओर, मतलब दिव्यांग तो आज ये शब्द है, तब तो अपंग ही कहा जाता था और एक बोझे के रूप में या लाइबिलिटी के रूप में देखा जाता था।
और उसके 20 साल बाद जब मेरे को दोबारा ट्यूमर आए तो मैंने देखा कि 2 दशकों में कुछ खास बदलाव हुआ नहीं, क्योंकि विचार फिर वही था कि लकवाग्रस्त महिला है, मलमूत्र की शक्ति नहीं है, ये क्या 2 बच्चियों की, और वैसे इसके बेटा भी नहीं हुआ, 2 बेटियां हैं, और ये कैसे अपना जीवन व्यतीत करेगी, इससे तो ईश्वर इसे उठा लेता। लेकिन फिर मैं अब आती हूँ और 10 साल बाद जहां मैंने खेलों में अपना रुख किया, और 2014 के बाद से जब से हमारी जो ये खेलों की पॉलिसीज को सशक्तिकरण मिला, आदरणीय मोदी जी स्वयं जुड़े और उन्होंने हमारे दिव्यांग शब्द को दिया, अपंग हटा दिया, और मानसिकता उस एक शब्द से ही पूरे देश की बदलने लगी। बिल्कुल। पहले जब हम खेल के प्रांगण में जाते थे तो ना वहां पे व्हील चेयर के टॉयलेट्स की कोई बात करता था, ना बाथरूम होता था, ना रैंप होते थे, और ना फंडिंग का कोई प्रोग्राम हुआ करता था, ना ही मुझे याद है पहली जो 5 साल जो मैं खेली हूँ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए गई हूँ तो मैं एकमात्र एक ही महिला हुआ करती थी। आज मुझे खुशी है कि 40% महिलाओं के मेडल मेडल टैली पे हाल में हुए जो हमारे एशियाई पैरा खेल हैं उसमें उन्होंने योगदान दिया। आज महिला दिवस है, सबको महिला दिवस की बहुत बड़ी शुभकामनाएं। आप निरंतर देख रहे हैं कि देश में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है। ठीक उसी प्रकार खेलों में भी हम जब 2010 में गए थे तो मात्र 5 खेलों में खेलने गए थे, और अगर मैं टोक्यो की बात करती हूँ, मैं रियो की बात करती हूँ, तो मात्र 3 महिलाएं खेलने गई थी और कुल 19 का दल गया था। जी। लेकिन जब टोक्यो 2020 के पैरालंपिक्स में हम खेलने गए थे तो 14 महिला खिलाड़ी गई थी, और लीडरशिप रोल में, जैसे कि मैं प्रेसिडेंट रही हूँ पैरालंपिक कमेटी के पिछले 4 वर्षों से, जी। और आज मेरा आखिरी दिन है और बहुत शुभ दिन है कि अब हमारा देश एक ऐसी स्थिति पे आ गया है कि जब हमारी महिलाएं, आप देखेंगे 350% इजाफा हुआ, 3 महिलाओं से 14 महिलाएं आई। जब मैं खेलने गई थी 2016 में तो पहला भारतीय महिला का मेडल आया था, लेकिन 2020 में हमने देखा 3 महिला पदक आए, तो 3 गुना इजाफा हुआ महिलाओं के पार्टिसिपेशन और मेडल जीतने में। और वही नहीं, गोल्ड लिया अवनी लेखरा ने, और नए नए खेलों में अब भागीदारी होने लगी है। और आज एक ऐसा शुभ दिन है, एक बहुत बड़ा महोत्सव महाशिवरात्रि के रूप में भी है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, और आज पैरा स्पोर्ट्स एक ऐसे मुकाम में पहुंच गया है जहां पर हम 48 देशों की टीम के साथ वर्ल्ड पैराशूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन, आज उसकी आपने एक ओपनिंग बात, सेरेमनी होने दीपा जी, वाली है। आपने एक बात बहुत बेहतरीन कही कि जब आपने शुरू किया था उस वक्त पर पैरा एथलीट हुआ करते थे लेकिन वो सम्मान उनको नहीं मिलता था, लेकिन जी आज वो सम्मान उनको मिलने लगा है। आज जब गोल्ड सिल्वर हमारे जब खिलाड़ी लेकर आते हैं, ब्रॉन्ज लेकर आते हैं, तो उनका भी उतना ही सम्मान होता है और इसमें आपकी बड़ी अहम भूमिका रही है। लेकिन मैं जल्दी से एक सवाल आपसे और जानना चाह रही हूँ। आपको पद्मश्री तक हासिल हुआ, ये संघर्ष आपका बड़ा रहा, लेकिन क्या आप ये मानती हैं कि अब राहें कुछ आसान हुई हैं खिलाड़ियों की, महिला खिलाड़ियों की? बहुत आसान हुई है। अब तो आप देखें कि हर क्षेत्र में, अब जैसे मैंने कहा कि अ, अगर हम आंकड़े देखें, हाल में हुए एशियाई पैरा खेलों में हंगजाओ चाइना में, तो कुल 17 खेलों में हमारी टीम खेलने गई थी पैरा खेलों में, और 17 खेलों में से 16 खेलों में महिलाओं की भागीदारी रही। 17वें में इसलिए नहीं रही क्योंकि वो केवल पुरुषों का ब्लाइंड फुटबॉल गेम था, शायद वो भी महिलाओं के लिए होता तो उसमें भी महिलाओं की साझेदारी रहती। तो बहुत ज्यादा फंडिंग की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, महिलाओं के लिए जो नई नई पद्धतियां, पॉलिसियां, जॉब अपॉर्चुनिटीज ये उठकर आ रही हैं, और अब मुझे लगता है खेल एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है दिव्यांग खिलाड़ी के और दिव्यांग महिला के समाज में एक पहचान का, उनके सशक्तिकरण का और उनके सम्मान का। बहुत शुक्रिया दीपा जी आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। देखिए, पहले कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब,
लेकिन आज वो स्थिति बदल चुकी है। आज आपके पास पूरा मौका है, आप जिस भी दिशा में जाना चाहते हैं, बस आपको वहां पर बेहतर परफॉर्म करना है। और ये बदलाव है, और सबसे खास बात यह है कि ये बदलाव महिलाओं के लिए भी आ रहा है। बहुत शुक्रिया दीपा जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और चलिए, मेरे साथ में कुछ और भी खास मेहमान हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रियंका गुप्ता हमारे साथ में प्रवक्ता कांग्रेस हैं, और अंबर जैदी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट। दोनों का एक बार स्वागत है। अंबर जी आपके साथ सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ, फिर प्रियंका जी आपके पास, और थोड़ा सा बस इंतजार कीजिएगा। अंबर जैदी, क्योंकि आप खुद संघर्ष को देख रही हैं महिलाओं के, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आज महिलाओं की स्थिति को आप कहाँ पर देख रही हैं? क्या आप जिस मानसिकता की हम बात करते हैं, जिस सोच की हम बात करते हैं, क्या वो सोच आज महिलाओं को लेकर बदल पाई है? क्योंकि सोच बदलेगी तब स्थिति बदलेगी। एब्सोल्युटली, बहुत बेहतरीन सवाल है, और सोच से ही सब कुछ जुड़ा है। जब तक हम अपने अंदर की सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक कहते हैं जैसा नजरिया होता है वैसे हमें सारी चीजें नजर आती हैं और सब कुछ वैसा ही प्रतीत होता है। तो नजरिए की बात की जाए तो महिलाओं को लेकर काफी हद तक नजरिए में बदलाव आया है, लेकिन वो मुझे काफी नहीं लगता, क्योंकि महिलाएं खुद को आगे बढ़ाने की बहुत कोशिशें कर रही हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने देखा है कि महिलाओं को लेकर नीतियों में काफी सुधार बदलाव आया है। हर फील्ड में महिलाओं के सशक्तिकरण को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन बावजूद उसके भी हम देश और समाज में जो महिलाओं के लिए कठिनाइयां देखते हैं, वो आगे बढ़ती हैं, लेकिन सफर बहुत उनके लिए मुश्किल होता है। समाज में लोगों की सोच, और हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल उदाहरण हमारे देश में महिलाओं के मिलते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को उनको प्रोत्साहित कर सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी राहें मुश्किल है, बहुत कुछ करना बाकी है। हमें बेटियों को और पढ़ने और आगे बढ़ने का मौका देना है और देना चाहिए, और उनके प्रति जो एक भेदभाव की भावना है उसको बदलना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम बेटियों और बेटों की जो भी लालन पालन या उनकी भी जो भी उनको हम शिक्षा दीक्षा देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बेटों पे उतना ध्यान नहीं देते। और जब भी अभी भी ये कहते हैं कि बेटी एक ऐसी चीज है कि उसको आप चौराहे पे छोड़ नहीं सकते अकेला। तो हमें एक ऐसा देश और ऐसा समाज बनाना है जहां पर अगर हम हमारी बेटी रात को चौराहे पर भी रहे, तो जो बेटे हैं उसको वो सुरक्षा और उस तरह का माहौल दे पाए। तो वो सुरक्षित माहौल देना हमारी जिम्मेदारी है, और हम अपने बेटों को वो शिक्षा दें जो समाज में बेटियों को सम्मान जो वो जिसकी हकदार है वो मिल पाए। तो ये बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि सोच जरूरी है बदलनी ये, और सबसे अहम बात ये है कि सोच हम बदले बेटियों और महिलाओं के प्रति। ज़रूर प्रियंका जी, एक बड़ी विडंबना है, इसे विडंबना कहिए या फिर एक बड़ी कड़वी सच्चाई ये है कि आज भी महिलाओं की भागीदारी राजनीति में, अगर संसद की बात करें तो लगभग 11% सिर्फ सांसद है। 78 का आंकड़ा सिर्फ 2019 तक पहुंचा। महिलाओं के लिए राजनीति में किस तरह की चुनौतियां आप मानती हैं? महिलाएं हैं, जो हैं चुनिंदा हैं, वो सशक्त हैं, लेकिन जो तादाद होनी चाहिए आधी आबादी, वो आधी आबादी राजनीति में उतना सक्रिय नहीं है। क्या वजह मानती हैं आप इसकी? पहले तो मैं आज महिला दिवस पर आपके सभी दर्शकों को और आपको, इस पैनल में सभी मौजूद लोगों को बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूंगी, और ये भी कहना चाहूंगी कि आज इस पैनल में जो महिलाएं बैठी हैं वो पूरी तरह से सशक्त हैं। और मुझे लगता है कि ये एक मैसेज है कि आज महिलाओं की भागीदारी हर जगह सुनिश्चित हो रही है। और रही बात राजनीति की, अगर बात करेंगे तो राजनीति में संघर्ष अभी जारी है महिलाओं का। और मैं नहीं कहती कि ये संघर्ष खत्म हो गया क्योंकि 33% आरक्षण बीजेपी ने अलाउ कर दिया। ये संघर्ष तब तक खत्म नहीं होता जब तक उसे लागू नहीं किया जाए, और लागू तभी किया जाएगा जब आप महिलाओं को वरीयता देंगे, जब आप महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, चाहे वो उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, जिस पर तरह से 40% आरक्षण महिलाओं को चुनाव में दिया गया और दिया जा चुका है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी की मंशा क्या है। और सिर्फ यही नहीं, आप पंचायती राज चुनाव में देखिए, महिलाओं को आरक्षण मिला, महिलाएं आगे बढ़ी, गांव में सशक्तिकरण बढ़ा। इसके साथ में महिलाओं के लिए लगातार जो कोशिशें की गई वो पूरी तरह से कामयाब रही, चाहे वो लघु उद्योग है, महिलाओं को उसमें वरीयता दी गई, उसमें छूट दी गई, कई तरह से महिलाओं को सशक्त बनाया गया। पर मैं पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं को अगर आप सशक्त बनाना चाहते हैं और वाकई में राजनीतिक रूप से आपकी इच्छा शक्ति है और महिलाओं के संघर्ष को आप देख पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 33% आरक्षण लागू हो जाना चाहिए था, जो लागू नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ
एक देखिए दिखावा किया वैसे तो गया हमारी है। बड़ी सार्थक चर्चा चल रही थी और राजनीति पर मैं नहीं जाना चाह रही थी और मेरे पास वक्त भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल ज़रूर रहेगा और मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आपका जवाब ले पाऊंगी, लेकिन सवाल ज़रूर है कि फिर ये किसी भी पार्टी पर सेल्फ इनिशिएटिव लागू होता है कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि हम जब तक वो आरक्षण मिले 33% उस पर जाएं। आपने कहा यूपी की बात, तो यूपी के अलावा बाकी राज्यों में भी वो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था। अब 2024 का आम चुनाव है, करना चाहिए कांग्रेस को वो प्रयास, और मुझे लगता है कि महिलाएं उसको सराहेंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए जाहिर तौर पर जब आधी आबादी की बात करते हैं तो आधी आबादी को उसके हक के साथ उसका सम्मान मिलना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेहतर करे उसको मौका मिलना ही चाहिए। लेकिन फिर भी महिलाओं के सामने चुनौतियां हैं, बदलाव हो रहा है और ये बदलाव धीरे धीरे जब आगे होगा तो कुछ बेहतरीन होगा।